Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We are going to continue with chapter number 19 of our spectrum, that is Civil Disobedience Movement and Roundtable Conference. In the last lecture, we studied about Delhi Manifesto and we studied कि Motilal Nehru ji along with Gandhi ji and other leaders had gone to Lord Irwin and how Lord Irwin actually rejected the Delhi Manifesto. Delhi Manifesto में क्या था, उसकी डिमांड्स क्या थी और उसके रिजेक्ट होने पे डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन होगा, ये क्यों डिसाइड हुआ था, इस बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ. प्लीज़ वॉच दैट लेक्चर इफ़ यू डू नॉट नो अबाउट द दिल्ली मैनिफेस्टो. राइट, today we are going to start with Lahore Congress and Purna Swaraj. So this is a very big turning point in our history because लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 में, इनमें आप देखेंगे जो प्रेसिडेंट थे लाहौर सेशन के वो थे जवाहरलाल नेहरू जी. राइट, और इनकी डिमांड थी पूर्ण स्वराज. तो नेहरू जी जो थे, जवाहरलाल नेहरू, वो एक प्रोमिनेंट फिगर थे टू पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पूर्ण स्वराज. राइट, he was nominated for president for the Lahore session of Congress mainly due to Gandhi ji's backing. 18 लोग में से प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के जो थे उन्होंने नेहरू की प्रेसिडेंटशिप को अपोज किया था, लेकिन गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया था. उसका रीज़न क्या था? सबसे पहले तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो गोल होगा कांग्रेस का, इसे एक्नॉलेज करने के लिए. आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब नेहरू रिपोर्ट कैलकाटा सेशन में एक्सेप्ट हुई थी, अप्रूव हुई थी, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया है, अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ वॉच इट. जब नेहरू रिपोर्ट जो है वो अप्रूव हो गई थी, जो यंगर लीडर्स थे लाइक सत्यमूर्ति, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस जी, इनको डोमिनियन स्टेटस से प्रॉब्लम थी. इनका मानना ये था कि हमें ब्रिटिशर्स से कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड करनी चाहिए. लेकिन जो ओल्डर नेशनलिस्ट्स थे लाइक मोतीलाल नेहरू जी एंड गांधी जी, उनका ये मानना था कि हमने बहुत सालों की मेहनत के बाद कंसेंसस लाया है टू डोमिनियन स्टेटस का डिमांड, तो लेट अस नॉट ड्रॉप इट बिकॉज देन इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव. उसके बाद अल्टीमेटली कुछ कुछ नेगोशिएशंस के बाद ये डिसाइड होता है कि गवर्नमेंट को 1 साल का पीरियड दिया जाएगा. अगर वो 1 साल के अंदर डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड नहीं करते हैं इंडिया को, तो फिर सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च होने वाला है और हमारी डिमांड जो है वो पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की होने वाली है. दिल्ली मैनिफेस्टो होता है. दिल्ली मैनिफेस्टो ये डिसाइड करता है कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे तो किन कंडीशंस पे अटेंड करेंगे, और वो रिजेक्ट हो जाता है. जब वो रिजेक्ट हो जाता है तो अभी कंप्लीट जो है स्टेज जो है कन्फ्रंटेशन का बन चुका है. राइट, तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है गोल अब से, उसको एक्नॉलेज करने के लिए पहली बात तो नेहरू जी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है. दूसरी बात जो है कि एंटी साइमन कमीशन के दौरान जो यूथ का अपसर्ज आप देखने को मिल रहा है, जिनकी वजह से ये जो मूवमेंट है एक्चुअली सक्सेसफुल हुआ, वो यूथ थी. और यूथ के लीडर उस वक्त एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू वाज द फेस. राइट, तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी को तब प्रेसिडेंट बनाया गया. राइट, आप ये भी देखेंगे कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि जो हमारा जो लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में जो डिसीजंस लिए हैं वो क्या हैं. पूर्ण स्वराज जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर होता है कि हमारा एम है. लेकिन एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जवाहरलाल नेहरू ने इस वक्त क्या बोला. उनका ये स्पीच में से है, I must frankly confess that I am a socialist and a Republican, and I am no believer in kings and princesses. तो आप समझ रहे हैं, अगर कंट्री जो है वो आज़ाद होती है तो जो उस वक्त के यूथ का जो विजन था वो एरिस्टोक्रेसी या फिर फ्यूडलिज्म इस डायरेक्शन में नहीं था. राइट, सोशलिस्ट और रिपब्लिकन उस तरफ था. तो इंडिया एज अ सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है, आप देखिए नेशनल मूवमेंट का ही पार्ट शुरू से था, ये विजन था. ठीक है, I must frankly confess that I am a socialist and a republican and I am no believer in kings and princesses or in the order which produces the modern kings of industry. मतलब कैपिटलिज्म के भी ये खिलाफ
बोल रहे हैं, ठीक है. हु हैव ग्रेटर पावर ऑफ द लाइव्स एंड फॉर्चून्स ऑफ मेन than even the kings of old, and whose methods are as predatory as those of old feudal aristocracy. ठीक है. तो एक तरीके से जो इनका व्यू पॉइंट है वो ये है कि सोशलिज्म की तरफ ले जाना है, वेलफेयर स्टेट बनाने का काम करना है, एक रिपब्लिक बनाने का काम करना है, एरिस्टोक्रेसी से दूर जाना है. ठीक है. तो मेजर डिसीजंस क्या थे लाहौर सेशन के? सबसे पहले तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको बॉयकॉट करना, ये पहला डिसीजन था. दूसरा है कंप्लीट इंडिपेंडेंस गोल. गोल जो है अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, पूर्ण स्वराज है. 1929 मैंने कोई तो भी अपने वीडियो में आपसे पूछा था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज किस सेशन ऑफ कांग्रेस में हमारा एम बना है, तो वो है लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929. CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है अब से ऑथराइज थी टू लॉन्च अब से ऑथराइज थी टू लॉन्च civil disobedience movement including non-payment of taxes, and all members of legislatures were asked to resign their seats. ठीक है. तो जितने भी लेजिस्लेचर में मेंबर्स थे उनको रिज़ाइन करने को बोला गया था अपनी सीट्स. और जो CWC थी वो ऑथराइज थी कि वो कब लॉन्च करेगी सिविल डिसोबीडियंस. और दूसरी बात है वो टैक्सेस, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस वाला जो एक मूवमेंट है वो भी शुरू करेगी. ठीक है. January 26th, 1930 was fixed as the first independence और स्वराज्य डे. तो 1930 में January 26th was fixed as the first independence स्वराज्य डे. ये सब कब हो रहा है? ये जो आपका लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस है जो दिसंबर 1929 में हुआ है, जिसके प्रेसिडेंट है जवाहरलाल नेहरू, उसमें ये चार चीज़ें मेन जो हैं वो डिस्कस होती हैं. राइट. हिस्टोरिक मोमेंट है दिसंबर 31 को जवाहरलाल नेहरू 1929 दिसंबर 31 को फ्लैग ऑफ इंडिया जो है वो होइस्ट करते हैं इन लाहौर नियर रावी रिवर, ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर. हिस्टोरिक, राइट. आप देखेंगे कि चारों तरफ उस वक्त इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते हैं. ठीक है. और पब्लिकली ये जो फ्लैग है वो होस्ट होता है, राइट. और उसे करते हैं वो जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. अब हम देखते हैं कि जनवरी 26 1930 जो है उस दिन इंडिपेंडेंस प्लेज होती है. वो क्या होती है? पब्लिक मीटिंग्स होती है ऑर्गेनाइज जनवरी 26 1930 को ऑल ओवर द कंट्री, विलेजेस में, टाउन्स में. और इंडिपेंडेंस की जो प्लेज है उसको रीड आउट करते हैं लोकल लैंग्वेजेस में. जो नेशनल फ्लैग है उसको होइस्ट करते हैं उस दिन. और ये जो प्लेज है इसको ड्राफ्ट जो किया है उन गांधी जी ने किया है. ये याद रखना है आपको. जो 26 जनवरी 1930 को जो प्लेज सारी लोकल लैंग्वेजेस में लोगों को बताई जा रही थी उसको ड्राफ्ट करने का काम गांधी जी का था. ठीक है. गांधी जी ने बोला कि ये इनएलिएनेबल राइट है इंडियंस का टू हैव फ्रीडम. दूसरी बात उन्होंने बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो डिप्राइव किया है फ्रीडम, उन्होंने सिर्फ डिप्राइव फ्रीडम से नहीं किया, उन्होंने एक्सप्लॉइट भी किया और उन्होंने रूइन भी किया है कंट्री को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली और स्पिरिचुअली. ठीक है. और ऑल्सो जो इंडिया है इसलिए अपनी पूर्ण स्वराज की कोशिश कर रहा है, उसको ब्रिटिश कनेक्शन से अलग होना है और पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस उसका गोल है. तीसरी बात उन्होंने बोली कि जो एक्सचेंज रेट है, करेंसी एक्सचेंज रेट, जो विलेज की इंडस्ट्रीज़ है उसका डिस्ट्रक्शन करना, ये सब सिस्टमैटिकली ब्रिटिशर्स ने किया था टू डिसएडवांटेज ऑफ इंडियंस. ठीक है. और कल्चरली सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है उसको तोड़ा गया है. ये भी बोला गया है कि it is crime against man and God to submit any longer to British rule. तो एक तरीके से बोला जा रहा है कि हमारे धर्म के और भगवान, मतलब एज इन हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारे धर्म और ऑल्सो हमारे ह्यूमैनिटी, मतलब मैन एंड गॉड बोथ, लाइक इट इज़ क्राइम अगेंस्ट मैन एंड इट इज़ क्राइम अगेंस्ट गॉड. तो ये दोनों तरीके से गलत है अगर हम अभी भी ब्रिटिश रूल के अंडर कंटिन्यू करें. ठीक है. तो ये कितनी बड़ी बात है आप समझ सकते हैं कि नाउ इट वाज कंपल्सरी टू हैव पूर्ण स्वराज, राइट.
और गांधी जी ये भी बोलते हैं कि वी विल प्रिपेयर फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस बाय विड्रॉइंग एज फार एज पॉसिबल ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड विल प्रिपेयर फॉर सिविल डिसोबीडियंस थ्रू नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस बाय द एंड ऑफ दिस इनह्यूमन रूल इज अश्योर्ड। ठीक है, मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के एंड में जो ये रूल है, ये जो इनह्यूमन रूल है, इससे हमें आज़ादी मिल जाएगी, ये बोलते हैं गांधी जी। So that's it for today. In the next lecture, we'll start with civil disobedience movement.